हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया था। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है चुंबकीय शैथिल्य वक्र। शैथिल्य नाम इसका क्यों पड़ा, लेटर ऑन डिस्कस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस किस के मध्य ग्राफ खींचकर ये वक्र बनाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए BH वक्र जो है वो चुंबकीय शैथिल्य वक्र कहलाता है। यानी x अक्ष पे हम H लेते हैं, y अक्ष पे B लेते हुए B और H के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है या जो वक्र प्राप्त होता है उसे हम चुंबकीय शैथिल्य वक्र कहते हैं, राइट। और यहाँ पर हम लौह चुंबकीय पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं। चुंबकीय शैथिल्य वक्र खींचने के लिए हम यहाँ पर एक लौह चुंबकीय पदार्थ लेते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये वक्र खींचने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लौह चुंबकीय पदार्थों की आंतरिक संरचना के बारे में करते हैं। यस, तो लौह चुंबकीय पदार्थों के अंदर विशेष प्रकार के एक क्षेत्र होते हैं। जटिल परमाणुीय क्रियाओं के कारण इनमें छोटे छोटे अत्यल्प लगभग एक क्षेत्र में 10 की घात 11 परमाणु ऐसे स्मॉल क्षेत्र बन जाते हैं जिन्हें हम डोमेन कहते हैं। देखिए ये टॉपिक इस बार के सिलेबस में हटा दिया गया है, सो मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये जानना जरूरी है, चुंबकीय शैथिल्य वक्र को जानने से पहले ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रहा हूँ। तो लौह चुंबकीय पदार्थों के अंदर अति सूक्ष्म जटिल संरचनाएं होती है जिन्हें हम डोमेन कहते हैं। डोमेन एक जो डोमेन है, एक डोमेन जो क्षेत्र है उसमें लगभग 10 की घात 11 परमाणु होते हैं। इस लौह चुंबकीय पदार्थ के 10 की घात 11 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो डोमेन क्लियर है। तो जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो ये डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं और तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो परमाणु के अंदर उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकन की प्रक्रिया में ये पदार्थ चुंबकित हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ जब हम ग्राफ खींच रहे हैं तो हमें विचुंबकित लौह चुंबकीय पदार्थ दिया गया है, उसका हम चुंबकन कर रहे हैं, उसे हम चुंबकित करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम एक परिनालिका लेते हैं। ये ग्राफ किस किस के मध्य खींचा गया है? B और H के मध्य, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के मध्य। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसमें पदार्थ को चुंबकित किया जाता है, जिसमें रखकर पदार्थ को हम चुंबकित करते हैं, उसे हम चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। और ये पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसका हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले एक परिनालिका में लौह चुंबकीय पदार्थ हम रखते हैं। जैसे ये धारा की दिशा है और यहाँ रखा जाएगा एक लौह चुंबकीय पदार्थ। ये है लौह चुंबकीय पदार्थ। जब इसमें हम धारा का मान 0 से अधिकतम मान तक बढ़ाते हैं, प्रारंभ में मान 0 है, धीरे 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 हम I का मान इंक्रीज करते हैं। जब I का मान इंक्रीज करते हैं तो इस परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकन क्षेत्र, जिसे H बराबर हम NI से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर जो B का मान होता है वो B = μ0 NI होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं, देखिए B/μ0 ये H को रिप्रेजेंट करता है। ये परिनालिका से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं। B को जब हम μ0 से भाग देते हैं तो आपको चुंबकन क्षेत्र प्राप्त होता है, राइट। तो ये है H चुंबकन क्षेत्र जो धारा पर निर्भर कर रहा है, करेक्ट।
आई का मान बढ़ाने पर यहाँ पर H का मान भी बढ़ता है। I का मान अगर 0 है तो H का मान भी 0 होता है। करेक्ट। यहाँ तक अध्ययन किया जा रहा है इस पदार्थ का, इस लोह चुंबकीय पदार्थ का यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है। B और H वक्र जो खींचा जा रहा है वो इस पदार्थ के लिए खींचा जा रहा है। H जिसमें ये रखा गया है और B जो इसके अंदर उत्पन्न हो रहा है। राइट। अब हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम H को बढ़ाते हैं। जब हम H को बढ़ाते हैं तो पदार्थ क्या होगा, चुंबकित होगा। प्रारंभ में पदार्थ विचुंबकित है, यानी चुंबकित नहीं है। जैसे जैसे हम I के मान को बढ़ाते हैं H का मान बढ़ता है। तो देखिए किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। यहां पर सबसे पहले जब हम इस मान को बढ़ाएं, देखिए यहां हम डिस्कस करते हैं इसको। इधर हमने लिया H और इधर लिया है B। राइट। H का मान 0 है तो B का मान भी 0 है। अब धीरे धीरे ये प्रारंभिक स्थिति है। अब हम क्या कर रहे हैं, H के मान को बढ़ा रहे हैं। H के मान को इंक्रीज करेंगे तो पदार्थ का क्या होगा, चुंबकन होगा। पदार्थ के अंदर जो डोमेन है वो सभी एक ही दिशा में संरेखित होंगे, अलाइंड होंगे। तो पदार्थ का चुंबकन बढ़ेगा और ये अधिकतम सीमा तक चुंबकित हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये चुंबकित नहीं होगा, सैचुरेट हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है यहां पर, ये OAB। यहां पर अगर हम देखें ये वक्र जो है ये क्या बता रहा है कि H को हम बढ़ाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि H का मान आप चाहे कितना भी बढ़ा दें, B के मान में वृद्धि नहीं होती। तो ग्राफ यहां आकर स्टॉप हो जाता है, पॉइंट B पर आकर यह प्रक्रिया रुक जाती है। यह जो पॉइंट है यहां पर पदार्थ पूर्ण रूप से चुंबकित हो चुका है। यहां जो पदार्थ है उसका पूर्ण रूप से चुंबकन हो चुका है। क्लियर। H का अब कितना भी मान हम बढ़ा दें, B के मान में वृद्धि नहीं होती है, यानी पदार्थ संतृप्त हो चुका है, संतृप्ति की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। संतृप्ति की अवस्था आप समझते हैं कि पदार्थ अब और चुंबकित नहीं हो सकता। चुंबकीय संतृप्ति का अर्थ है पदार्थ अब और चुंबकित नहीं हो पाएगा। राइट। अब हम क्या करते हैं, इस मान को डिक्रीज करते हैं, H के मान को। तो यहां पर H का यह मान जब B का मान अधिकतम हो जाता है, H के उस मान को जिस पर B का मान अधिकतम हो जाता है उसे कहते हैं चुंबकीय संतृप्ति। चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं उसे, ये चुंबकीय संतृप्ति। सैचुरेट हो गया, यानी अब पदार्थ को और अधिक चुंबकित नहीं किया जा सकता है। कारण जितने भी डोमेन थे वो सभी एक दिशा में संरेखित हो चुके हैं। अब आप चाहे कितना ही बाह्य चुंबकन क्षेत्र H लगाएं, क्योंकि और डोमेन तो है नहीं, चुंबकन क्या होगा, पदार्थ पूर्ण रूप से इस बिंदु पर चुंबकित हो चुका है। क्लियर है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम पदार्थ में H का मान कम करते हैं। H के मान को हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से, यहां जो H का मान है उससे हम कम कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, H का मान हम विपरीत दिशा में कम कर रहे हैं, सॉरी H के मान में हम कमी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहले इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 10 एम्पियर से मान हम घटाते हुए धीरे धीरे कम कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, यहां पर इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा BC।
हमने क्या किया है, इस बिंदु से H के मान में कमी की है, यानी परिनालिका में धारा के मान को कम किया है, तो H कम होगा। H कम होगा तो चुंबकन का जो प्रभाव है वो कम होगा। बाह्य चुंबकन क्षेत्र से पदार्थ चुंबकित हो रहा था। अब जो डोमेन एक दिशा में थे वो वापस विचलित होना प्रारंभ होंगे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि अगर हम H का मान 0 भी कर दें, इस बिंदु पर हमने H का मान 0 कर दिया, फिर भी यहां पर ये B है। हम इस दिशा में, पहले इस दिशा में गए हैं, अब इस दिशा में जा रहे हैं। BC, हमने H का मान यहां पर 0 कर दिया, लेकिन उसमें B शून्य नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं B पीछे चल रहा है। पीछे चलने के कारण ही इसे हम शैथिल्य वक्र कहते हैं। शैथिल्य यानी डिले। तो यहां पर B से आप C पर आए, H का मान यहां पर 0 है, लेकिन फिर भी B 0 नहीं हुआ है, यानी पदार्थ के अंदर अभी भी चुंबकीय क्षेत्र है, यानी सभी डोमेन यादृच्छिक अवस्था में नहीं आए हैं। कुछ डोमेन अभी भी अलाइंड है, संरेखित है, वो धीरे धीरे पूर्वावस्था में आ रहे हैं, विचुंबकन वाली अवस्था में आ रहे हैं इस बिंदु पर, तो इसमें कुछ समय लगता है। तो यहां जो B का मान है इसे हम कहते हैं धारणशीलता, इसे कहा जाता है धारणशीलता। इस मान को, या इसे अवशेष चुंबकत्व भी कहते हैं, अवशेष चुंबकत्व, यानी H 0 होने पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये अवशेष चुंबकत्व, या इसे धारण करने की क्षमता, यानी पदार्थ ने कितना चुंबकीय क्षेत्र B धारण किए हुए हैं अभी भी, तो इसे हम कहते हैं धारणशीलता। राइट। अब विपरीत दिशा में चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें धारा की दिशा को ही चेंज कर दें, विपरीत दिशा में। अब हम क्या कर रहे हैं, H का मान 0 कर दिया, यहां पर धारा के मान को 0 कर दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, धारा की दिशा को उलट रहे हैं इस बिंदु पर, C पर यहां पर धारा की दिशा को हम चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए, धारा की दिशा को बदलने पर चुंबकन क्षेत्र की दिशा चेंज हो गई है। पदार्थ पहले मान लीजिए उस दिशा में अगर चुंबकित था, तो अब चुंबकन क्षेत्र की दिशा चेंज हो गई है। चुंबकन क्षेत्र की दिशा मान लीजिए ये है। अब तो ये दिशा होने पर क्या होगा, पदार्थ तो इस दिशा में चुंबकित है, 0 होने पर वो रैंडमली होने की कोशिश कर रहे हैं, यादृच्छिक रूप से वितरित होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आपने दिशा चेंज की, उसके पश्चात डोमेन इस दिशा में आना चाहेंगे। अब पहले किस दिशा में थे, इस दिशा में, अब डोमेन इस दिशा में आना चाहेंगे, तो इस दिशा में धीरे धीरे उसका चुंबकन होगा। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां क्या किया जा रहा है, देखिए, इस बिंदु से H के मान को चेंज किया जा रहा है विपरीत दिशा में। यहां हमने धारा की दिशा को चेंज कर दिया है, यानी H की दिशा को चेंज कर दिया। H की दिशा को चेंज करने के बाद यहां B 0 होगा इस बिंदु पर। विपरीत दिशा में पहले चुंबकन इस दिशा में था, अब आप चुंबकित कर रहे हो उसे इस दिशा में, तो धीरे धीरे पहले B का मान 0 होगा। ये शून्य अवस्था है। यहां से ये H का वो मान, विपरीत दिशा में H का वह मान जहां B 0 होता है, इसे निग्राहिता कहते हैं। इसको कहते हैं निग्राहिता। इसे OD से व्यक्त किया जाता है। OD कहलाता है निग्राहिता। क्लियर है? क्योंकि H की दिशा हमने चेंज की, तो बीच में एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जहां B 0 प्राप्त हो, क्योंकि पहले चुंबकन इस दिशा में था, अब वो इस दिशा में हो रहा है, तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर 0 अवस्था हो, तो वो ये कहलाती है इसकी निग्राहिता। अब यहां पर B का मान 0 हो चुका है,
अब हम क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में धारा के मान को और बढ़ाते हैं। इसी दिशा में ही, जिस दिशा में धारा को हमने चेंज किया है, इसी दिशा में हम धारा के मान को बढ़ा रहे हैं, यानी इस दिशा में बढ़ा रहे हैं, विपरीत दिशा में। तो क्या होगा, पदार्थ अब इस दिशा में चुंबकित होगा। पहले अगर इस दिशा में था तो पदार्थ का इस दिशा में चुंबकन होगा और चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से ई, पदार्थ यहां तक अब चुंबकित हो गया। अब H का मान विपरीत दिशा में हम कितना भी बढ़ा लें, B के मान में वृद्धि नहीं हो रही। इधर H है, H का मान अब कितना भी बढ़ाएं, B के मान में वृद्धि नहीं हो रही है। तो यहां पुनः क्या हो गया, संतृप्त, पदार्थ संतृप्त हो गया। अब वो इस दिशा में चुंबकित हो गया है। पहले हमने इस दिशा में चुंबकित किया, अब इस दिशा में चुंबकित किया जा चुका है। तो इस दिशा में पदार्थ चुंबकीय संतृप्ति को प्राप्त कर चुका है। करेक्ट। अब हम देखिए इसको बढ़ाएं। अब धीरे धीरे हम इस दिशा में, परिवर्तित दिशा में I को कम करें, H के मान को कम कर रहे हैं, H के मान को डिक्रीज कर रहे हैं हम, और H के मान को डिक्रीज करते करते हम इसको शून्य कर दें। यहां पर हमने क्या किया, H के मान को शून्य कर दिया। H के मान को शून्य किया है, लेकिन फिर भी इसमें चुंबकत्व शेष है, अवशेष चुंबकत्व, जिसे हम धारणशीलता कहते हैं। ये डायरेक्ट प्रोसेस, अब ये रिवर्स प्रोसेस, उसी प्रक्रिया को हम धारा चेंज करके, धारा की दिशा को चेंज करके, चुंबकन क्षेत्र की दिशा को चेंज करके उसी प्रक्रिया को रिपीट किया जा रहा है। राइट। यहां पर H का मान 0 है, परंतु B का मान 0 नहीं है। इस ग्राफ को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये बिंदु अभी 0 नहीं हुआ, ये पॉइंट है F। H का मान यहां पर 0 हो चुका है। H का मान 0 है। यहां देखिए ये O से रिलेटेड है, ये X एक्सिस पे H है, तो यहां पर ये 0 हो चुका है H, और ये OF पुनः क्या कहलाती है, धारणशीलता। क्लियर है। अब हम पदार्थ को पुनः इस दिशा में चुंबकित करें। देखिए यहां पर हमने 0 किया, अब वापस इसकी दिशा चेंज कर दें, धारा की दिशा को हम चेंज कर देते हैं। पहले वाली जो दिशा है उसी दिशा में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहां 0 से इसका मान बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और यहां लेकर आएंगे। पहले पदार्थ अब किस दिशा में चुंबकित था, इस दिशा में मान लीजिए। अब इसका चुंबकन इधर होना प्रारंभ हो गया। तो ये जब दिशा चेंज होगी, जब ये दिशा पुनः प्रारंभिक दिशा में आएगी, तो एक अवस्था ऐसी प्राप्त होगी जहां पर B का मान 0 हो। तो H के इस मान पर B का मान 0 है। H के इस मान पर B का मान यहां पर 0 हो गया। तो पहले वाली स्थिति हमें प्राप्त हो गई, निग्राहिता। अब हम इस मान को बढ़ाएं यहां से, अब H के मान को इस दिशा में और बढ़ाएं, और फिर इसका चुंबकन कर लें इस दिशा में। यहां पर इसका चुंबकन हो गया वापस प्रारंभिक दिशा में, और B पर आकर पुनः संतृप्ति की अवस्था हमें मिल जाती है। हम B से चले थे और वापस B पर पहुंच चुके हैं। राइट। तो ये जो संपूर्ण वक्र है ये कहलाता है चुंबकीय शैथिल्य वक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हटाने के पश्चात जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बचता है वो ये टॉपिक है। यस, ये कहलाता है चुंबकीय शैथिल्य वक्र। और लेकिन यहां आप देखिए, यहां पर ये पुनः B पर इस रास्ते से पहुंचता है, इससे नहीं, यहां पर ये अलग पाथ को चुन रहा है। तो B और H के मध्य ये जो वक्र है ये कहलाता है चुंबकीय शैथिल्य वक्र। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, चुंबकन विचुंबकन का एक चक्र पूरा किया। पदार्थ का पहले चुंबकन किया,
फिर विचुंबकन किया, फिर विपरीत दिशा में चुंबकित किया, फिर उसे चुंबकित किया दूसरी दिशा में। तो ये एक साइकिल हमने कंप्लीट किया। ये जो पूर्ण चक्र है ये कहलाता है चुंबकीय शैथिल्य वक्र, राइट। तो यहां पर हमने एक परिनालिका का उपयोग किया। परिनालिका के अंदर लोह चुंबकीय पदार्थ रखा और परिनालिका में धारा के कारण इसमें चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकन क्षेत्र के साथ हमने B को नोट किया, तो हमने देखा H आगे चलता है और उसके पीछे B चलता है, यानी जब H 0 है तब B 0 नहीं होता है, B बाद में शून्य होता है। तो इसी लैगिंग को, इसी पश्चता को हम शैथिल्य कहते हैं। इस पश्चता के कारण ही इस वक्र का जो नाम है वो चुंबकीय शैथिल्य वक्र रखा गया है। तो अगर आपसे पूछ ली जाए परिभाषा चुंबकीय शैथिल्य वक्र क्या होता है, तो आप बता सकते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए BH वक्र को हम चुंबकीय शैथिल्य वक्र कहते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र B चुंबकन क्षेत्र H से पीछे रहता है, राइट। तो और उसमें आप ये डायग्राम बना सकते हैं, करेक्ट। यस, तो ये जो वक्र है वो व्यक्त करता है चुंबकीय शैथिल्य वक्र को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लूप है BCDEFGB, BCDEFGB, इस लूप को हम चुंबकीय शैथिल्य वक्र के नाम से जानते हैं, राइट। और चुंबकन विचुंबकन का जो पाथ है आपने देखा वो अलग अलग है। जिस पाथ से ये चुंबकित हो रहा है और विचुंबकित हो रहा है दोनों अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल है, चुंबकीय शैथिल्य वक्र का जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल व्यक्त करता है शैथिल्य हानि को। शैथिल्य हानि यानी चुंबकन विचुंबकन की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा हानि हुई। तो इसका एक चक्र में ये व्यक्त करता है, प्रति चक्र शैथिल्य हानि को व्यक्त करता है ये इसका क्षेत्रफल। चुंबकीय शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल एक चक्र में शैथिल्य हानि को व्यक्त करता है, राइट। शैथिल्य हानि क्या है? चुंबकन विचुंबकन की प्रक्रिया में ऊर्जा हानि। यस। अब हम कंपेयर करें नरम लोहा और स्टील के लिए। नरम लोहे और स्टील के लिए अगर हम इस तरह का ग्राफ खींचें, BH वक्र खींचें, तो वो इस प्रकार का प्राप्त होता है। ये तो है स्टील के लिए, ये वाला स्टील के लिए, और ये है नरम लोहे के लिए। तो आप दोनों की अगर तुलना करें, जो छायांकित भाग है इसको मैं छायांकित कर देता हूं। ये जो छायांकित भाग है ये व्यक्त कर रहा है नरम लोहे के लिए चुंबकीय शैथिल्य वक्र, और थोड़ा मोटाई वाला जो क्षेत्र है वो व्यक्त कर रहा है स्टील के लिए। तो दोनों की अगर तुलना करें तो आपको स्पष्ट होता है कि यहां पर इसकी जो धारणशीलता है, इसको इस तरह से बनाएंगे, दोनों की अगर हम तुलना करें तो स्पष्ट होता है
जो नरम लोहा है उसकी धारणशीलता अधिक है, ये धारणशीलता है, नरम लोहे की धारणशीलता अधिक है, तो इसकी चुंबकीय पारगम्यता भी अधिक होती है। और निग्राहिता अधिक किसकी है? स्टील की। और नरम लोहे की जो निग्राहिता है वो कम है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम नरम लोहे का उपयोग करते हैं, क्योंकि सूटेबल हमारे लिए यही है, क्योंकि धारणशीलता अधिक है, चुंबकीय क्षेत्र अधिक समय तक उसमें उपस्थित रह सकता है और निग्राहिता भी कम है, तो इसलिए, और पारगम्यता भी इसकी अधिक है, तो नरम लोहा विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यस, और इसका जो क्षेत्रफल है वो शैथिल्य हानि को व्यक्त करता है। प्रति चक्र चुंबकन विचुंबकन के प्रति चक्र में जो ऊर्जा हानि हुई वो इसका क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल से हम ज्ञात कर सकते हैं, राइट, प्रति चक्र के लिए, क्योंकि चुंबकन में ऊर्जा मिली, विचुंबकन में ऊर्जा उतनी ही रिलीज होनी चाहिए, लेकिन उतनी रिलीज नहीं होती है, तो इस हानि को हम कहते हैं शैथिल्य हानि। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा अटेंटिवली इस वीडियो को देखें और नोट डाउन भी करें। थैंक यू।